सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ बैक ऑन माय चैनल विच आई डूइंग फुली। और आज मैं आपसे बात करूंगा रिस्क एंड स्टेट प्लानिंग मॉड्यूल की सीएफपी एग्जाम में। हमने एक रिटायरमेंट टैक्स प्लानिंग मॉड्यूल में ऑलरेडी एक आपके लिए मॉक टेस्ट डाला था। आज मैं डाल रहा हूँ रिस्क एंड स्टेट प्लानिंग के लिए, जहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन एस्टेट प्लानिंग रिलेटेड करवाऊंगा। ये पेपर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। रिस्क मतलब इंश्योरेंस होता है, एस्टेट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जब अपने क्लाइंट्स या मान लीजिए किसी की पोस्ट डेथ एसेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। इसमें एक होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेड किया गया है क्लाइंट ने ड्यूरिंग द लाइफ की उसकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी उसके जाने के बाद। और एक होता है इंटरस्टेट सक्सेशन, यानी कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जब कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वो पैसा आगे बढ़ता है, राइट। तो उसी पे मुझ कुछ पैसा हो चाहे एसेट हो चाहे कुछ भी हो वो आगे बढ़ता है। तो वो उसी पे मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए स्टूडेंट, यू हैव क्वेश्चन नंबर वन। Please pay attention, it is very, very important. A Christian has recently intestate died with a surviving spouse and father. John, his name is John, who do not have any lineal descendant. In what ratio the property will be distributed between John's wife and father? देखिए, जॉन एक क्रिश्चियन है और इंटरस्टेट उसकी डेथ हो गई है। समझिए इस बात को, अगर इंटरस्टेट डेथ हुई है तो उसका मतलब यह है कि उसने कुछ भी नहीं बिल लिखा, कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं किया कि उसके जाने के बाद उसका असेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बच्चा कौन कौन है? स्पाउस और फादर। अगर सिर्फ स्पाउस और फादर बचे हैं तो कैसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों में होगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले एक चार्ट समझाऊंगा। यकीन मानिए अगर वो चार्ट आपने ढंग से समझ लिया तो उसके बाद क्रिश्चियंस के सक्सेशन में आपको इंटरस्टेट सक्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमा फिरा के आपसे सीएफपी एग्जाम में पूछ लिया जाए। सो स्टूडेंट, हियर इज द चार्ट, प्लीज पे अटेंशन। If a Christian dies leaving behind widow and lenient descendant, right? Lenient descendant are who? Lenient descendant are generally children, right? जब नीचे की चेन बनेगी तो बनेगी बच्चों के बाद, तो lenient descendant are children। तो अगर विडो हो और lenient descendant हो यानी बच्चे हो, तो विडो का है 1/3 और बच्चों का है 2/3। अब ये 2/3 इक्वली जितने भी बच्चे हैं उनमें बांट दिया जाएगा, एंड 1/3 विल बी ऑफ विडो। तो पहली चीज तो हो गई, जब बच्चे हो प्लस वाइफ हो, विडो बेसिकली, राइट। अगर मान लीजिए लीनियंट डिसेंडेंट यानी बच्चे नहीं है तो विडो है या फिर दूसरे रिश्तेदार है, जैसे मान लीजिए फादर हो गए या कोई भी और रिश्तेदार उस डेफिनेशन में है। तो अगर बच्चे नहीं है, लीनियंट डिसेंडेंट नहीं है, तो विडो और किंडर्ड में 50-50% पैसा और एसेट बांटा जाएगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। हाफ हाफ। अब मान लीजिए विडो नहीं है और सिर्फ लीनियंट डिसेंडेंट है, तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लीनियंट डिसेंडेंट हैं, उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, टू बी डिवाइडेड अमंग्स लीनियंट डिसेंडेंट। यानी देखिए, वाइफ यानी स्पाउस जो है थी, विडो थी और बच्चे थे, तो पहला हक उन्हीं का है, राइट। तो विडो को 1/3 दे दिया था, लीनियंट डिसेंडेंट को 2/3 दे दिया। अब विडो नहीं है तो जितना बच गया वो सारे बच्चों में बढ़ जाएगा, राइट। मान लीजिए लीनियंट डिसेंडेंट नहीं है और विडो भी नहीं है और सिर्फ रिश्तेदार है यानी किंडर्ड है, बाकी रिलेटिव्स है, तो भी टू बी डिवाइडेड अमंग्स किंडर्ड यानी फिर उनमें बढ़ जाएगा, राइट। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और मान लीजिए विडो भी नहीं है, लीनियंट डिसेंडेंट भी नहीं है और किंडर्ड भी नहीं, रिलेटिव्स भी नहीं है, तो फिर सरकार में चला जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट। अगर आप इतना भी समझते हैं तो क्रिश्चियंस के इंटरस्टेट सक्सेशन में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप आराम से इजीली आंसर दे सकते हैं। तो मैं अगर अब उस क्वेश्चन पे आऊं और आपसे पूछूं कि उसका आंसर क्या है, तो यू कैन आंसर। अब देखिए, जॉन का फादर जो है वो किंडर्ड है, रिलेटिव से एक तरह से, और स्पाउस जो है वो उसकी विडो है, मान लीजिए। तो 50-50% बढ़ जाएगा क्योंकि लीनियंट डिसेंडेंट तो है नहीं। तो 50% वाइफ को चला जाएगा और 50% फादर को चला जाएगा। ये हमने अभी पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन, और मैंने एक क्रिश्चियन पे इसलिए लिया ताकि क्लियर हो जाए। फिलिप, अ क्रिश्चियन हु हैज रिसेंटली डाइड विद सर्वाइविंग स्पाउस हैविंग नो चिल्ड्रन और एनी अदर किंडर्ड। अब रिलेटिव्स भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो सिर्फ सर्वाइविंग स्पाउस है। समझ में आना चाहिए कि सर्वाइविंग स्पाउस है तो 100% शेयर वाइफ को चला जाए, राइट। तो अगर सर्वाइविंग स्पाउस बची है, सिर्फ बच्चे भी नहीं है और रिलेटिव्स भी नहीं है, तो फुल असेट विल गो टू विडो। और वो 1/3 2/3 का रूल तो आपको याद रखना ही है कि अगर बच्चे और वाइफ दोनों है तो 1/3 टू वाइफ एंड 2/3 टू ऑल चिल्ड्रन। पमन, अ पारसी हु रिसेंटली पास्ड अवे इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब उसने भी कोई
सक्सेशन प्लानिंग नहीं किया, ड्यू टू ए सडन कार्डिक अरेस्ट लिविंग बिहाइंड ओनली वाइफ, ही हैड ए प्री डिसीज्ड डॉटर, यानी डॉटर की डेथ पहले ही हो चुकी है, whose husband is alive but daughter did not have any lineal descendant। अब देखिए हस्बैंड है लेकिन डॉटर पहले मर चुकी है और डॉटर के भी कोई बच्चे नहीं है, कोई लीनियल डिसेंडेंट नहीं है। तो इस केस में हस्बैंड का कोई हक नहीं बनता। अगर जो प्री डिसेंडेंट डॉटर थी उसके लीनियल डिसेंडेंट होते तो जरूर शेयर मिल सकता था, लेकिन अगर उसके लीनियल डिसेंडेंट नहीं है तो वही क्लोज हो गया चैप्टर, यानी प्री डिसीज डॉटर की चेन में आ गए, अब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो पारसी है उसकी फुल असेट्स उसकी वाइफ को चली जाएगी। तो एक ही डॉटर थी, वो मर चुकी है उसके खुद के मरने से पहले, उसका भी अब आगे लीनियल डिसेंडेंट नहीं है, तो फुल असेट विल गो टू वाइफ। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। Dilawar, a Parsi who recently passed away intestate, had predeceased son whose widow got remarried during the lifetime of Dilawar। अब देखिए दिलावर इंटरस्टेट है, तो पारसीज में एक रूल होता है कि अगर कोई इंटरस्टेट है और उसका कोई मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी में किसी का राइट बनता है, तो मान लीजिए इसका बेटा था, वो पहले जा चुका, लेकिन उसकी वाइफ ने इसके जाने से पहले ही दूसरी शादी कर ली। तो अगर उसने दोबारा रीमैरिज कर ली है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दिलावर हु हैज जस्ट डाइड इंटरस्टेट, तो उसके बाद वो हक छोड़ देगा, उसके बाद वो इनएलिजिबल हो जाएगा इन द एसेट ऑफ दिलावर। तो अगर रीमैरिज नहीं की है तो मिल सकता है, लेकिन अगर रीमैरिज कर ली तो उसके बाद, रीमैरिज कब, इंटरस्टेट के जाने से पहले, जो आदमी जिसकी एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके जाने से पहले, उसके डेथ से पहले अगर रीमैरिज कर तो कुछ नहीं मिलेगा पारसी से। आगे चलते हैं, देखते हैं व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल हु आर लर्नड इन इस्लामिक लॉ दे आर एग्री ऑन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन देयर कंसेंसस इज बाइंडिंग ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी। तो जो इस्लामिक लॉ को जानते हैं वो एक कोई मान लीजिए कंसेंसस बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज पे, तो उस कंसेंसस को फिर बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी को मानना पड़ता है। इट इज ए अरेबिक टर्म। उस अरेबिक टर्म को क्या कहते हैं, रेफरिंग टू कंसेंसस और एग्रीमेंट ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, एंड दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट इजमा। इन चारों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू माइट हैव ए क्वेश्चन इन द एग्जाम दैट व्हाट इज कुरान इज ए हॉली बुक, यू ऑल नो राइट। कियास, सुन्नास, ये सब आपको पता होने चाहिए। सुन्नास इज बेसिकली प्रीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, एंड कियास में बेसिकली जो एनालॉजीज और रीजनिंग से जब कोई चीज निकल के आती है मुस्लिम स्कॉलर से, तो उसे हम कियास कहते हैं। Now it is very very important. Vishnu has around 10 luxury cars in his field. He want to gift one car to his son. What kind of legacy it is? तो देखो ये बड़ा समझने वाली बात है कि दो तरह की लेगेसीज बताई गई, स्पेसिफिक एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, राइट। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको अपना घर लेगेसी में दे दूं, पर्टिकुलर फ्लैट दे दूं आप, राइट, तो वो एक स्पेसिफिक लेगेसी है बेसिकली, राइट। तो मैंने अगर आपको अपना एक घर दे दिया, स्पेसिफिक फ्लैट दे दिया, दैट इज अ लेगेसी विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक इन नेचर। लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे इस घर से मिलने वाले रेंट के हकदार हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव लेगेसी हुआ। सो रेंट कमिंग आउट ऑफ ए होम, इफ आई एम गिविंग टू यू इन माई लेट्स से स्टेट distribution, then it is a demonstrative legacy I am giving to you. But if I am saying you this particular flat is yours, that is called a specific legacy, right? मेरे बैंक अकाउंट में से मान लीजिए आपको हर 1000 रुपीज महीना मैं आपको देता रहूंगा, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव टैक्स। ठीक है। तो नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। विष्णु हैज अराउंड 10 लग्जरी कार्स इन हिज फ्लीट। एक कार ही वांट्स टू गिफ्ट टू हिज सन, व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी इट इज? अरे कार एक स्पेसिफिक लेगेसी, यानी एक पर्टिकुलर कार आपको दे दी गई। तो कार चाहे 20 कार हो, लेकिन 20 कार में एक कार अपने आप में एक स्पेसिफिक कार है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव लेगेसी, राइट। इट इज नॉट अ डेमोन्स्ट्रेटिव लेगेसी। A car is a specific legacy, which is basically a specific number of a specific different asset, which is going to give, right? So it is specific legacy. So ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। Steve and John inherited the family cottage from their parents. Steve और John को family cottage अपने पेरेंट्स से मिला, उनके बच्चे नहीं है, दोनों के ही। Their parents' wishes were at the death of one of the children, the property will pass to other children. यानी अगर एक की डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरे को चला जाए। अरेंजमेंट कैन नॉट बी सुपरसीडेड बाय इक्वली। तो ऐसी कंडीशन में कॉटेज, हैंडलिंग ऑफ द कॉटेज फॉर एस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस मोस्ट लाइकली रेफर टू व्हिच फॉर्म ऑफ ओनरशिप। किस ऑनरशिप में वो एसेट बनाई जाए ताकि वो एक के जाने के बाद दूसरे को अपने आप मिल जाए।
ये तभी हो सकता है स्टूडेंट जब दोनों को मालिक बनाया जाए 100% यानी कोई ये नहीं कह सके कि इसमें आधा मेरा है या आधा तेरा है। इट शैल बी बेसिकली a common property in and they both are owners and that is called joint tenancy। प्लीज ध्यान रखिए जॉइंट टेनेंसी के केस में वो बेसिकली हर आदमी उस पूरी का मालिक है। वहीं अगर मैं टेनेंट्स इन कॉमन बोलूं तो मैं अपना अपना शेयर डिसाइड कर सकता हूं कि 50% का मालिक स्टीव और 50% का मालिक जॉन। उस केस में उस 50-50% को स्टीव और जॉन आगे जाके अपने बच्चों को भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, दोनों बराबर बराबर के मालिक है 100%। राइट, दैट इज वाई ये प्रॉपर्टी एक के जाने के बाद ऑटोमेटिकली फुल ऑनरशिप में सेकंड आदमी को आ जाएगी। राइट, कम्युनिटी प्रॉपर्टी वो होती है जहां पे आप बेसिकली शादी के बाद जो प्रॉपर्टी आप बेसिकली बनाते हैं, राइट, ड्यूरिंग मैरिज, है ना, दोनों कपल मिलकर, वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आप अपनी बुक में इस पे और पढ़िएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस में तो वी कवर दिस। सुरेश हैज नॉट अपॉइंटेड एन एग्जीक्यूटर इन विल एंड ही डाइज, व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल? सुरेश ने अगर अपॉइंट नहीं किया एग्जीक्यूटर अपने विल में, तो मैंने बार बार ये समझाया, ये क्लासेस में भी समझाता हूँ, प्रैक्टिकली एवरीबडी शुड अपॉइंट एन एग्जीक्यूटर इन विल, क्योंकि एग्जीक्यूटर जो विल का होगा वही प्रोबेट क्रॉस करवाएगा, आगे प्रोसेस करवाएगा विल। अगर एग्जीक्यूटर नहीं है तो फिर क्या होगा, लीगल हेयर्स को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भैया लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, किसी एक आदमी को ऐसी पावर दी जाए जो बाकी एस्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चालू करे। तो ऐसा नहीं है कि सुरेश विल बी कंसिडर्ड इंटरस्टेट, ऐसी बात नहीं है। जब विल लिखती तो वो विल लिखी थी तो इंटरस्टेट नहीं है। एग्जीक्यूटर नहीं है तो उसका रास्ता है कि उसकी लिखी हुई विल को कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाए। राइट, तो फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फैमिली अप्लाई करती है, कोर्ट गिव्स लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जीक्यूटर बिल में बनाएं, और उसमें ये भी लिख सकते हैं कि एक एग्जीक्यूटर अगर चला जाए तो दूसरा कौन होगा, यानी पहला एग्जीक्यूटर की डेथ हो जाए तो दूसरा एग्जीक्यूटर कौन होगा। दैट्स हाउ यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। राइट।